अगर आपको इंतखाब करना हो फैमिली सिस्टम का, यूरोपियन फैमिली सिस्टम और देसी पाकिस्तानी फैमिली सिस्टम, तो आप कौन सा सिस्टम सेलेक्ट करेंगे? यूरोप में रहते हुए तकरीबन 20 साल हो गए हैं, जिसके अंदर मैं 6 साल यहाँ हॉस्टल में रहा। यहाँ पर लोगों से, दोस्तों से, अपने क्लास फेलो से बहुत करीब से उनको जानने का मौका मिला। उनके घर जाता था, उनके माँ बाप, बहन भाई मेरे दोस्त हैं, उनके रिश्तेदारों की, उनके माँ बाप की क्या एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चों के साथ, बच्चे क्या उम्मीद रखते हैं अपने माँ बाप के साथ, सोसाइटी के अंदर प्रेशर क्या है और ये किस तरह डेवलप हो रहे होते हैं वक्त के साथ। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मैं हॉस्टल में रहा 4 साल, और उससे पहले मेरी एफएससी है, मैट्रिक है, जिसमें मैं अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ। माँ बाप किस तरह मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियली किस तरह, इमोशनली किस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं, बहन भाइयों का रवैया किस तरह है, कहाँ पर आपको हेल्प कर रहे हैं, कहाँ पर आपको इमोशनल मदद कर रहे हैं। और एक सोसाइटी है जिसके अंदर डिफरेंट तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं आपके साथ। तो मेरा ख्याल है अब मैं उस स्टेज पर हूँ कि मैं इन दोनों सिस्टम को कंपेयर कर सकता हूँ कि ख़राबियाँ कहाँ पर हैं, फ़ायदा कहाँ पर है, हम क्या सीख सकते हैं, क्या चीज़ें तब्दील होनी चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं हॉस्टल लाइफ से। यहाँ पर हॉस्टल के अंदर जब स्टूडेंट आते हैं तो वो एक फैमिली इवेंट है जिसके अंदर माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपको हॉस्टल में छोड़ने आते हैं। माँ बाप आपकी बेडशीट बिछाती हैं बेड पर, आपके रूम के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो अरेंज करते हैं, फ्रिज के अंदर खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, यहाँ तक कि खाना बना के रखते हैं, टॉयलेट बाथरूम में आपके लिए साबुन या शैम्पू इस तरह की चीज़ें रखते हैं। और एक फैमिली इवेंट है जिसके अंदर माँ बाप आपको छोड़ने के लिए आते हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर अगर आप मेरी तरह किसी छोटे से इलाके में हो तो अगर आपके माँ बाप आपको बस अड्डे तक या ट्रेन स्टेशन तक छोड़ा है तो बहुत बड़ी बात होती है, वरना आपने अकेले ही जाना है, ट्रेन लेनी है, 8-10 घंटों के बाद अपने यूनिवर्सिटी में पहुंचना है, वहाँ पर हॉस्टल ढूंढना है, चीज़ों को मैनेज करना है फाइनेंशियली, इमोशनली, क्योंकि फाइनेंशियली आपको कुछ पैसे दे दिए गए हैं जो आपने अगले 2 से 3 महीने के लिए आपने उनको मैनेज करना है। आज ज़माना थोड़ा सा डिफरेंट है तो हो सकता है कि पैसे ख़त्म हो जाए तो आपको आसानी से मिल भी जाते हों। इसी तरह जो इमोशनल मैनेजमेंट है कि वहाँ पर किसी रूम में 4 बच्चे हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 8 हैं, आपने उनके साथ वक्त गुजारना है, सीखना है। लेकिन दोनों साइडों पर ही आपको जो फाइनेंशियल हेल्प है वो दोनों ही कर रहे होते हैं। माँ बाप आपको लैपटॉप के लिए, आपको स्टेशनरी के लिए, किताबों के लिए, आपकी हॉस्टल की फ़ीस के लिए ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो अपने बच्चों को कार भी दे देते हैं, और इसी तरह जिसके पास और पैसे हैं वो जिस तरह फैसिलिटेट कर सकता है वो कर रहा होता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर है, जिस माँ बाप के पास, जिस फैमिली के पास पैसे हैं वो अपनी अपनी कैपेसिटी के लिहाज से सबसे जो मदद कर सकता है वो कर रहा होता है। और दोनों ही जगहों पर जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, वो कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे उनका महीने का गुजर हो सके। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर यूरोप के अंदर हर हफ्ते अमूमन फैमिलीज़ करीब रह रही होती हैं, 1-2 घंटे के फासले पर आप पहुँच सकते हैं। हर स्टूडेंट जो है वीकेंड पे जुमे को जाता है और पीर तक, यानी फ्राइडे से लेकर मंडे तक अपने घर चला जाता है, कपड़े भी वहीं धुलवाता है, माँ बाप से मिलता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, और फिर मंडे को दोबारा स्कूल आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर अमूमन बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो 2 से 3 महीने वहाँ पर रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जिनको इमोशनल ट्रॉमा है तो वो ईद पर और बाकी छुट्टियों पर भी नहीं जाते और अपनी ज़िंदगी वहाँ मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल इशूज़ हो सकते हैं, इमोशनल इशूज़ हो सकते हैं, और इसकी वजह से लोग हॉस्टल के अंदर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं पाकिस्तान में बनिस्बत यूरोप के। अच्छा, जब इनके साथ मैं घर पे रहता हूँ, इनकी फैमिली से और लोगों से, रिश्तेदारों से मिला हूँ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि माँ बाप का, ख़ासतौर पे बाप का बहुत ज़्यादा टाइम है अपने बच्चों के साथ, जिसमें बच्चा जो है वो शाम के टाइम में, बेटा जो है ख़ासतौर पे, उसको बाप जो है या अंकल जो है वो पब में लेके जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये यहाँ पर पढ़ रहा है, ये इसका कैरियर गोल्स हैं। इसी तरह कोई स्पोर्ट्स हैं, कोई एक्टिविटीज़ हैं जो बाप अपने बच्चे के साथ कर रहा होता है इस एज के अंदर भी। इसी तरह ये अपने साल के अंदर सेविंग करते हैं कि एक ट्रिप ये साथ करेंगे, जिसके अंदर कोई पहाड़ों पे हाइकिंग हो सकती है, कोई समंदर वाली जगह हो सकती है। जिस तरह मेरे कुलीग से वो ज़्यादातर दुब्रोवनिक एक जगह है यहाँ पर, समंदर का इलाका है ये क्रोएशिया के अंदर, वहाँ पर जाते हैं तो ये गाड़ी पर पूरी फैमिली, यानी मेरे दोस्त जो 19, 20, 21, 22 साल में भी हैं, वो उस एज में भी फैमिली के तौर पर एक साथ जाया करते थे, अपनी लाइफ एंजॉय करते थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो ये इनके लिए ज़िंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी कि आप फैमिली टाइम कितना स्पेंड करते हैं, और एक ट्रिप पूरे साल का ये पैसे बचाते थे कि हम ये इवेंट एक साथ एंजॉय करेंगे। अब आ जाते हैं पार्टनर सिलेक्शन के ऊपर। पार्टनर सिलेक्शन के ऊपर जो यूरोप के अंदर है, सिलेक्शन आपकी यूनिवर्सिटी टाइम जैसे भी पहले शुरू हो जाती है। इसके अंदर आप अपने पार्टनर को या अपने दोस्त को ढूंढना शुरू करते हैं जिसके साथ आपकी मेंटल मैचिंग होती है। एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यूरोप के अंदर जो
पार्टनर्स हैं अपने फाइनल पार्टनर को सिलेक्ट करने से पहले 6 से 9 लोगों के साथ सो चुके होते हैं, जिस्मानी ताल्लुक़ रख चुके होते हैं। इसके मुकाबले में मैं आई टेक इट कम्प्लीटली पॉजिटिव के देसी फैमिलीज़ के अंदर जो रिलेशंस हैं, जो भी ताल्लुक़ है, लोग पार्टनर को सिलेक्ट शायद कर लें, ढूंढ लें, अपनी पसंद का इज़हार कर लें, लेकिन जब तक वो लड़का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो पार्टनर या वो शादी के रिश्ते में नहीं आता। तो उसके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, लेकिन यूरोप के अंदर वो ज़रूरी नहीं है। ये दोनों अपनी ज़िंदगी अपने कैरियर में एक साथ ग्रो होते हैं। यानी अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिसके अंदर मेरा कोलीग्स हैं जो एक साथ एक दूसरे को जानते थे हॉस्टल्स के अंदर, बाद में ये अपने कैरियर एक साथ शुरू किया, बच्चे किए, बाद में शादी की, इसी तरतीब से किए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग शादी के रिश्ते में नहीं आते, कॉन्ट्रैक्ट पे मैरिज नहीं करते, लेकिन साथ रहते हैं और बच्चे भी करते रहते हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर शादी एक फैमिली इवेंट है जिसके अंदर फैमिलीज़ जुड़ रही होती हैं, जिसके अंदर लोग ख़ास तौर पे माँ बाप अपनी पहुंच से ज़्यादा पैसे लगाते हैं इस इवेंट के लिए, इन कपड़ों के लिए और इन तमाम खाने और इन चीज़ों के लिए। यूरोप के अंदर एक बहुत छोटा सा फैमिली इवेंट होता है जिसमें क्लोज़ रिलेटिव और दोस्तों को बुलाया जाता है, बहुत मुख्तसर सा खाना होता है और एक जो इवेंट है जिसके अंदर आप अपने बस करीबी लोगों को बताते हैं कि आपने शादी की है और हो सकता है कि उस शादी के मौके पर आपके बच्चे भी वहीं घूम रहे हों। ये बहुत कॉमन है और मैं जितनी शादियों में गया वहाँ पर ऐसा ही था। अच्छा, अब फ़ायदा किसका होता है, नुकसान किसका होता है, ये भी टॉपिक नहीं है, लेकिन डिफरेंस बता रहा हूँ सोसाइटी के अंदर क्या डिफरेंस है। अब ये इस रिलेशन में अब ये बच्चे की पैदाइश का टाइम आ गया, बर्थ का टाइम आ गया। बर्थ के टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों सोसाइटीज़ के अंदर। यहाँ पर समझा जाता है और बताया जाता है कि औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और अपने डिसीजंस के लिए किसी की पूछना उसको ज़रूरी नहीं है। इसी तरह यानी आज से 8-10 साल पहले जब मैं जाता था किसी ये क्लिनिक्स पर, तो शायद मैं वाहिद मर्द होता था जो वहाँ बैठा होता था अपनी वाइफ के साथ, ऐसा और कोई भी नहीं होता था। और यहाँ पर उसके लिए उनको ज़रूरी भी नहीं समझा गया, यानी ये मायूब समझा जाता था कि मर्द क्यों आया है, अगर आपकी वाइफ का चेकअप है तो आप क्यों आए। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अपने इस प्रोसेस में, बच्चों के प्रोसेस में, मैं एज अ पार्ट ऑफ फैमिली होना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये समझा जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप ये प्रोसेस खुद मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जुल्म यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अगर आप एक देसी फैमिली को, देसी औरत को आप यूरोप के, ख़ास तौर पे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के सिस्टम में ले आएँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़िंदगी भर इस डिप्रेशन से निकल पाएगी। होता ये है कि शायद वेस्टर्न में, इंग्लैंड वाली साइड पर डिफरेंट हो। यहाँ पर जितने भी आप क्लिनिक्स ले लें, गायनोकोलॉजिस्ट ले लें, आप प्राइवेट सेलेक्ट कर सकते हैं तब तक जब तक आपके लास्ट टर्म से पहले 2 हफ्ते रहते हैं, तब तक। यानी जब बर्थ का प्रोसेस आया तो आपने सिर्फ बर्थ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करनी है। यानी अमीर हैं, गरीब हैं, हॉस्पिटल का जो यानी क्लिनिक, जो हॉस्पिटल जो अलाउड है बर्थ के प्रोसेस के लिए, वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। इसमें आपकी एक रूम है जिसके अंदर 5 या 6 औरतें होंगी, किसी रूम के अंदर 2 औरतें होंगी, और कुछ वीआईपी रूम हैं जो बर्थ के बाद आप अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं। लेकिन ये बर्थ का जो प्रोसेस है, ये सारा कुछ आपने अकेले मैनेज करना होता है और 90% औरतें अकेली ही मैनेज करती हैं। यानी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, यानी मैं जब वहाँ पर मौजूद था, कुछ औरतें बर्थ के लिए आई, अपना बैग खुद उठाए हुए आई, बर्थ का प्रोसेस हुआ, उसके बाद इन्होंने 1 हफ़्ता बच्चे के साथ अकेला रहना होता है जिसमें नर्सें इनका ख्याल रख रही होती हैं। इतना मुश्किल टाइम है औरतों के लिए इस बर्थ के प्रोसेस के बाद, जिसमें आपने उनको फीडिंग भी करानी है, ख़ुद भी संभलना है, और बच्चे का जब तक वेट गेन नहीं हो रहा, आपको डिस्चार्ज नहीं करे, और आपको पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा मिलता है अपने पार्टनर से मिलने का। 4 से 5 बजे के दरमियान आप जाके मिल सकते हैं। लेकिन कुछ वीआईपी रूम्स हैं, अगर वो अवेलेबल हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर और आपको एक रूम मिल जाए। बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, ख़ास तौर पर कोविड के टाइम में बिल्कुल बैन थी। उसके बाद भी कोई 3 या 4 रूम्स होते हैं, बर्थ के लिए 16 औरतें होती हैं, तो लिमिटेड टाइम होता है कि अगर आपको मिल जाए। ये एक पूरा प्रोसेस है जो आपने यूरोप में अकेले औरत ने मैनेज करना है। इसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान में ले आएँ, औरतें बहुत ज़्यादा पैम्पर होती हैं। वो तमाम रिलेशन जिनको आप शायद सास, नंदें, रिश्तेदार, इनको आप पसंद भी नहीं करते, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं, बच्चे को भी उठा रही होती हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा होता है, आपको फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बंदे ने, एक औरत ने इस पूरे प्रोसेस को अकेले ही मैनेज करना होता है। इसमें कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन एक बड़ा जो डिफरेंस है वो है मदर फीडिंग का। यूरोप के अंदर 99% जो है मदर फीडिंग पे है, और बहुत ही मायूब समझ जाता है कि किसी को बॉटल फीड है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर एक स्टेटस सिंबल है, कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी हैं, लेकिन स्टेटस सिंबल है कि लोग बॉटल फीड कराना पसंद करते हैं। और एक ऐसा चार्ट बनाया गया है कि जिसके अंदर मदर्स को लगता है कि उनका बच्चा मैच ही नहीं कर पा रहा, तो वो बॉटल फीड करा के जल्दी से जल्दी उधर पहुँचना चाहती हैं।
लेकिन यूरोप के अंदर बड़ा डिफरेंट है और बहुत ही कम है, यानी मैंने अपने जितने कोलीग्स हैं उसमें से कोई भी ऐसा नहीं देखा जो बॉटल फीड करा रहा हो। लेकिन और मैं कोई 100 के करीब ऐसे अपनी दोस्तों को, कोलीग्स को जानता हूँ जिनके बच्चे हैं और जिनको मैं मिलता हूँ दोस्तों से, कोलीग से डिस्कस करते हैं, तो उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है। तो अब लेकिन अगर आप पाकिस्तान में चले जाएँ तो आपको अपोजिट साइड का बहुत ही कम मिलेगा जो खाली मदर फीड में बच्चा पाल रहा हो। तो मेरा ख्याल है डिफरेंट है, ओपिनियंस डिफरेंट, मेंटालिटी है। लेकिन अगेन इशू क्या है वो मैनेज नहीं कर रहे, लेकिन क्या डिफरेंस है वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब ये बच्चा बड़ा होना शुरू हो रहा है। अब पहले डिस्कस करते हैं फैमिली रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ते हैं। जो यूरोपियन फैमिली है उनके लिए जो बच्चा है वो एक तरह की एक आउटपुट है, एक तरह का मेंबर ऑफ फैमिली है जो ऐड हुआ है। इसमें इनका आपस में ताल्लुक वैसे ही रहता है और बच्चे के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट कर रहे हैं और दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। इसमें औरतों को जो है 3 साल की छुट्टी मिल जाती है, अगर जर्मनी में है तो आपको हर महीने को 500 यूरो एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन औरतों को कहा गया कि आपके पास 3 साल की छुट्टी है और आपने बच्चे का ख्याल रखना है अगले 3 साल तक। लेकिन ये मजबूरी नहीं है औरत के ऊपर, यानी मैं अपनी अगर लाइफ से बताऊं तो मैं 2.5 साल की बच्चा था मेरा, तो उस टाइम हमने आपस में डिस्कस कर लिया कि मैं अपने बच्चे के साथ कुछ टाइम गुजारना चाहता हूं, कि मैं घर पे रहना चाहता हूं। और ये बहुत कॉमन है यहाँ पर, लोग मर्द जो हैं वो 1-1, 2-2 साल बच्चे के साथ टाइम गुजारते हैं और औरतें काम करती हैं। अब मेरी वाइफ है वो भी डॉक्टर है, तो उसके लिए कैरियर, उसके लिए रिसर्च, उसके लिए भी कैरियर के जो गोल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए बच्चे के साथ टाइम गुजारना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप बच्चे को टाइम दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बाप के काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोवाइडर है, ना उसको ये घर की चीज़ें सिखाई गई हैं, ना ही उसको घर के अंदर जो बच्चे के साथ मोहब्बत है, कनेक्शन है वो होने देते हैं। ख़ासतौर पर अगर वो बच्ची है तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर यूरोप में बहुत डिफरेंट है। माँ बाप का, ख़ासतौर पर बाप को बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत ज़्यादा उसका मोहब्बत और शौक़ है जो बच्चे के साथ अटैच होता है। अब ये बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, अब ये स्कूल की तरफ आ रहा है। 7 साल में ये पहली दफ़ा पहली क्लास में जाता है, यानी उससे पहले 3 साल से लेकर किंडरगार्टन में है जिसमें उसकी कुछ बेसिक सी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन पहली क्लास जो है 7 साल में शुरू होती है। 7 साल से पहले इसको सिर्फ कुछ लेटर्स का पता होगा, लिखना नहीं आता और ये सिखाया जाएगा स्कूल के अंदर। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर 3 से 4 साल की उम्र में बच्चा जो है वो फर शायद बोल भी रहा हो, लिख भी रहा हो और बहुत सारी चीज़ें बना भी रहा हो। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है लाइफ गुजारने के तरीके पे। आपने रूल्स क्या होते हैं, खाना कैसे खाते हैं, आप बस की टिकट कैसे लेते हैं, ट्रिप्स पे कैसे जाते हैं, अकेले कैसे रहते हैं। यानी यहाँ पर चौथी और पाँचवें साल में ही इनके सिंगल ट्रिप होते हैं जिसके अंदर टीचर्स इनको कैंपिंग पे ले जाते हैं। तो चॉइस है, लेकिन यहाँ पर बच्चे इंडिपेंडेंट रहना भी सीख लेते हैं। और उसके बाद जब स्कूल शुरू होता है तो स्कूल की जो टाइमिंग है वो 12:30 बजे तक है। आप हैरान होंगे कि सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कोई 4 से 5 घंटे का टाइम है जो स्कूल में। उसके बाद बच्चे फ्री हो जाते हैं। अगर आपने बच्चों को वहाँ स्कूल रखना है तो एक प्ले ग्रुप टाइप जगह होती है जिसमें बच्चे होमवर्क करें, दोस्तों के साथ बैठें। लेकिन अगर आप फ्री हैं तो बच्चों को घर ले जाएं और बच्चों ने घर जाना है तो जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो तालीम है उसको बच्चे इंजॉय करते हैं, हर दिन शौक़ से जा रहे होते हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, बहुत मुश्किल है प्रोसेस और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे जो हैं वो उस एजुकेशन को इंजॉय नहीं कर पाते और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर टीचर्स जो हैं ज़्यादातर सिर्फ पैसों के लिए टीचर बने हुए हैं। उनका कोई ऐसा ज़िंदगी में एम नहीं था कि हम टीचर बन के अपनी यंग जनरेशन को या लोगों को बेहतर करेंगे। तो जब इस तरह के टीचर्स होते हैं और इस तरह का माँ बाप का माइंडसेट होता है तो बच्चे छोटी उम्र में स्कूल में आ रहे हैं, बहुत लंबा टाइम गुजार रहे हैं और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि एजुकेशन का बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पे आता है। उसके बाद माँ बाप की बहुत बड़ा फोकस है आपके एक्स्ट्रा क्लब्स पे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे। यानी मेरे कोलीग्स है, वो उसका जो बेटा है वो भी 10 साल का है, वो कहता है मैं प्लम्बर बनूँगा और माँ बाप को कोई एतराज़ नहीं है। अब ये इस प्रोसेस के लिए उसने अपने बच्चे को प्लम्बिंग के कोर्सेज़ में डाला हुआ है, किसी इलेक्ट्रिशियन के कोर्स में डाला हुआ है, कोई टेनिस खेलने जाते हैं, कोई सिंगिंग के लिए हैं, कोई डांसिंग के लिए, कोई आर्ट्स के लिए। यानी ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको मैं जानता हूँ जो 6-7 साल का हो और हर दिन किसी ना किसी क्लब या एक्टिविटी में ना जाता हो। उनकी अपनी चॉइस है, कुछ स्कूल्स के क्लब्स हैं, कुछ बाहर के हैं, उसके लिए पे करते हैं, नॉमिनल सी प्राइस है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जो है उनकी क्लब्स वगैरह वो इन्वॉल्व रहते हैं अपने शौक़ के लिहाज से। और माँ बाप देखते रहते हैं कि इनका शौक़ किस तरह है और ख़ास तौर पे हाई स्कूल तक वो बहुत सारे क्लब्स में इनका एडमिशन कराते हैं और उसके बाद फ्री हैंड देते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना तो किसी
स्कूल्स ऐसे में चले जाएं जिसमें जिस तरह आर्ट्स के स्कूल्स हैं, जिस तरह यानी आर्ट्स की हाई स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, आप उसमें चले जाएं। नहीं तो आप किसी टेक्निकल फील्ड वाले हाई स्कूल में चले जाएं, तो वहाँ पर आकर इनको फ्री विल दे देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लें जो आपको दिल करता है। तो लोग अपने बच्चे जो है अपने दोस्तों के लिहाज से, अपने इंटरेस्ट के लिहाज से मूव कर जाते हैं, और इसमें कोई बुरा नहीं समझा जाता कि मैं अगर प्रोफेसर हूँ तो मेरा बच्चा प्रोफेसर क्यों नहीं बन रहा, यानी बच्चा प्लम्बर बन रहा है, इलेक्ट्रीशियन बन रहा है, इसके लिए बड़ा ओपन माइंड है कि उनका ज़िंदगी है, उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून इंपॉर्टेंट है पैसों से ज़्यादा। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं जी फैमिली रिलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क जो ये आता है देसी फैमिलीज़ के अंदर कि ये औरतें अपने बच्चों के साथ ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। यानी मैं बहुत सारी फैमिलीज़ कैसे जानता हूँ जो अपने बच्चों के साथ सोती हैं, बच्चा जो कहेगा वही बनेगा, बच्चा जो जिस दिन उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उसका खाने का दिल कर रहा है, जो उसका पहनने का, यानी उसी के गिर्द सारी डिसीजंस घूम रही होती हैं। यूरोप के अंदर ऐसा नहीं होता। यूरोप के अंदर आप एक पेरेंट्स हैं या पार्टनर्स हैं, उनकी एक अपनी अप्रोच है और बच्चे ने अपनी लाइफ उनके मुताबिक एडजस्ट करनी होती है। और यहाँ पर सोसाइटी का प्रेशर बहुत कम होता है, लेकिन पाकिस्तान में सोसाइटी का, इलाके का, मोहल्ले का, रिश्तेदारों का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब पढ़ा क्या रहे हैं, उसको तालीम क्या दे रहे हैं, क्या बनाएंगे, तो इसकी वजह से आपकी अपनी डिसीजन भी इन्फ्लुएंस हो जाती है इस लिहाज से। अच्छा, अब डाइवोर्स किस तरह है यहाँ पर, यानी अब देखते होंगे कि यूरोप के अंदर आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि लोग साथ रहते नहीं हैं, डाइवोर्स होती है। देखिए, एक तो स्टेटिस्टिक्स गलत है, यानी यहाँ पर लोग जब शादी कर ही नहीं रहे, कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहे, तो डाइवोर्स के नंबर्स जो आ रहे हैं वो गलत हैं। यानी कि इन रियलिटी जो लोग साथ आए हैं, शादी की, अलग हुए हैं, उनके जो नंबर शो रहे हैं वो सही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अच्छा ताल्लुक है या ख़राब ताल्लुक है, टॉक्सिक ताल्लुक है, जैसा भी आपका रिलेशन है, आपने साथ रहना है। ये एक सोसाइटी का, इलाके का, आपके रिश्तेदारों का, माँ बाप का आपके ऊपर प्रेशर है। यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हैं, अगर नहीं साथ ताल्लुक हो रहा, बन रहा, तो आप अलग हो जाएं। और ये इंडिपेंडेंसी जो है आपको अलग अप्रोच देती है कि आप अलग हो भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। इसमें आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरी कुलीग है, जब मैं हॉस्टल में था तो वो मॉडल बन रही थी, मॉडल के लिए, यानी कि जो उसका पाथ है, यानी वो मॉडलिंग करती थी, तो हम आपस में कॉमन फ्रेंड्स थे। अब काफ़ी सालों के बाद उसकी 2 बेटियां हैं और वो अभी मॉडलिंग करती है, बहुत सक्सेसफुल है। तो उससे मेरे एक दोस्त है, एक थोड़ा सा इमेच्योर है, उसने उसे कहा कि यार तुम इतनी खूबसूरत हो, इंडिपेंडेंट हो, तो तुम ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हारे साथ लोग जो हैं रहना नहीं चाहते, या तुम्हारे साथ तुम किसी रिलेशनशिप में इस तरह परमानेंट नहीं हो सके। जो 2 बेटियां हैं वो भी 2 डिफरेंट बाप से हैं। उसने कहा, यानी मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझ सकी कि तुम्हारा ख्याल है कि ऐसे लोग थे जो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे और मैं मजबूर कर रही थी कि उनमें से शादी करें। ऐसा नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी का 100% अपने आप को दिया, यानी अपना कैरियर भी, लाइफ। और ऐसा ही है कि वो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखती थी, यानी अपना घर किस तरह है, यानी आज भी किचन उसे कैसा चाहिए, घर कैसा चाहिए, अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, यानी उस चीज़ों के लिए वो अपनी लाइफ उसी तरह मैनेज करती थी। उसने कहा कि अगर कोई ऐसा शख्स आता है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे 100% देगा इमोशंस के लिहाज से, मैं इसके साथ हो सकती हूँ। मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी की बातें भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे इमोशनली इतनी अटैचमेंट देती है तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन ऐसा कोई शख्स है कि मैं 20% तुम्हें मोहब्बत दूंगा, 30% तो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि ज़िंदगी के अंदर अब कैरियर, ज़िंदगी उनकी कैसी गुजरेगी, औरत की ज़िंदगी किस तरह है, तो इस पर पहले बात करते हैं ओल्ड एज हाउसेस पे। ओल्ड एज हाउसेस किस तरह है और यहाँ पर लोग ओल्ड एज हाउसेस में क्यों जाते हैं, अच्छे हैं या नहीं है, इस पर डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा, ये सुना होगा कि यहाँ पर यूरोप के अंदर बूढ़े माँ बाप को बच्चे धक्का दे के निकाल लेते हैं और उनको ओल्ड एज हाउस में रहना पड़ता है। देखिए, बड़ा डिफरेंट सा माइंडसेट है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग काम करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, माँ बाप भी जा रहे थे, बच्चे भी जा रहे थे। अब मेरे जो दोस्त हैं उनके माँ बाप जो बूढ़े हो गए, तो वो ओल्ड एज हाउस में रहते हैं, जबकि उनका अपना घर था। अब अपना घर छोड़ के कौन जाता है। अच्छा, उनकी अप्रोच ये है कि हम बूढ़े हो गए, हमें मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें दवाई की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, और हर दिन ये सोचना कि मैं खाना क्या बनेगा, कौन बनाएगा, कहाँ से आएगा, दवाइयाँ कौन देगा, अगर हम गिर गए तो उठा के कौन लेके जाएगा। तो हमारे लिए बल्दिया ने बहुत सारे ओल्ड एज हाउसेस बना लिए। डिसेंट से घर हैं, एक छोटा कमरा है, फिर किसी में छोटे फ्लैट्स हैं, 2 कमरे का घर है। तो कभी कभी पार्टनर एक साथ चले जाते हैं इसमें, और कभी कोई सिंगल बंदा है तो वो ले ले, इस तरह के छोटे कमरे रेंट ले लेता है। अमूमन ये आपकी पेंशन मनी का 60 से लेकर 90% तक हो सकता है जो देते हैं आप, और ये लोग आपका ख्याल रखते हैं। इसके अंदर वो आपका मेडिकल का ख्याल रखेंगे, खाने का ख्याल रखेंगे, और आप फ्री हैं। जब मैं इनसे मिलने जाता हूँ तो अपने दोस्त के साथ, अपने इनके रिश्तेदारों से,
तो एक बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर कोई ताश खेल रहा है, कोई गेम्स खेल रहा है, फिर बाहर कोई एक्सरसाइजेज हो रही हैं, कोई योगा कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है। इसमें बहुत सारे सेटअप्स इन्होंने बनाए हुए, खाना इनको टाइम पे मिल रहा है, ये वॉक करने चले जाते हैं, अपने नवासों से पोतों से मिलने आ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। अपने बस के अंदर ये ट्रिप्स पे चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, और जब इन्होंने अपने रिश्तेदारों से किसी से मिलना है तो मिलने आ भी सकते हैं, ये जा भी सकते हैं। अच्छा देखिए, ओवरऑल जो है ना डिज़ाइन जो इसका बनाया गया कॉन्सेप्ट वो बुरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको समझा जाता है कि आपको घर से निकाल दिया गया है आपके, क्योंकि अमूमन फैमिलीज़ भी बड़ी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब नहीं करते, घर पे रह रहे हैं, यानी घर के अंदर औरतें हैं, घर के अंदर और भी फ़र्द हैं जो नौकरी नहीं कर रहे, घर पे रह रहे हैं, तो कोई ना कोई ख्याल रख सकता है। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट अभी तक शायद इतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन जब बात आती है इंडिपेंडेंसी पे, कि मैं कहूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी किसी से मांग के खाया नहीं है कि मुझे बना के दो, मुझे चाहिए, तो मैं ये चीज़ पसंद नहीं करता कि कोई मुझे रूल करे और मुझे कहे कि आपके लिए जो है ना आपकी पसंद का खाना, या आपके साथ इस तरह की बदतमीज़ी से बात करे। तो वो लोग बाय चॉइस जो है फिर किसी इस तरह के ओल्ड एज हाउस में चले जाते हैं कि हम अपनी रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी गुजारेंगे। डिफरेंट सी ओपिनियन है, डिफरेंट सी ज़िंदगी है। अच्छा, यहाँ पर क्या माँ बाप भी अपनी बच्चों की ज़िंदगी के अंदर हेल्प आउट करते हैं? तो एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो कुलीग प्रोफेसर है उसके साथ, यानी वो अपने बच्चे के लिए शादी के अंदर जो उसे गाड़ी दी उसे, उसके अलावा जो अंदर सेटअप था शादी का, उसके अंदर लोकेशन थी, खाना पीना था, फोटोग्राफर के पैसे थे, वो मेरे प्रोफेसर जो कुलीग है उसने दिए। इसी तरह उनकी ज़िंदगी के अंदर अपने जो बेटे हैं उनके जो घर ले रहे होते हैं उनकी डाउन पेमेंट कर देते हैं। क्या ये घर है उसकी कीमत जो 1 करोड़ थी, तो हमने जो है ना इसकी जो डाउन पेमेंट है कोई 5 लाख रुपए वो हमने कर दी है, बाकी आप हर महीने देते रहें। तो यहाँ पर भी माँ बाप हेल्प आउट करते हैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को कि अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन जो लोग समझते हैं कि शायद 18 साल के होते ही बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टैटिस्टिकली भी जो एवरेज एज है वो 26 साल है जब बच्चे अपना घर छोड़ते हैं। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का भी इशू है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर मैं अपने माँ बाप के घर पर रजिस्टर्ड हूँ और मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो आईडी कार्ड के मुताबिक मैं अभी भी अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ। तो ये आउटलायर्स होते हैं जो आपका स्टैटिस्टिकली डाटा ख़राब करते हैं। इस लिहाज से यूरोप के अंदर ये उम्र कोई 26 साल है, और ख़ास तौर पे जितना महंगा होता जा रहा है अर्ली स्टेज में घर लेना और रिहाइश रखना, माँ बाप को भी बच्चों को लगता है कि उनके फ़ायदे में है कि वो अपने माँ बाप के घर पर साथ रहें। लेकिन फैमिली शुरू करने के बाद ये सारे लोग अलग ही रहते हैं, और इसमें एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है इनका अपनी फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि मैं अपने प्रोफेसर्स को, कुलीग को देखता हूँ, वो अपने पोतों को, नवासों को साथ लाते हैं, वीकेंड पे कहीं घुमाने ले जाते हैं, यहाँ तक अपने साथ ट्रिप्स पे रखते हैं, अपने घर पे रखते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट कहना कि ये एक फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर गया यूरोप का, ऐसा सही नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं कि अपने बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि कैरियर में क्या होना चाहिए, उनकी ग्रूमिंग करने के लिए कहाँ कहाँ पे आपको पैसे लगाने चाहिए। लेकिन जब बात आती है कि फाइनल कैरियर सिलेक्शन में, पार्टनर सिलेक्शन में, तो ये बैक एंड पे आ जाते हैं। ये अपने बच्चों को सिलेक्ट करने देते हैं कि आपको जो पसंद है आप कर लें, हम बैक एंड पे, हमने ज़िंदगी नहीं गुजारनी, ये आपका मसला है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमें कैरियर सिलेक्शन में, पार्टनर सिलेक्शन में सोसाइटी का, माँ बाप का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। पसंद है या नहीं है, आपने हमारी पसंद से करनी है शादी, हमारी पसंद का कैरियर लेना है, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है या नहीं करनी गुजर रही है, आपने घसीटनी है। देखिए, दोनों मॉडल के अंदर फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, और एक हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए जिसके अंदर आप अच्छी चीज़ें भी लें, बुरी चीज़ों को निकालें, और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। अमूमन लोग कहते हैं कि औरतों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम है यूरोप में, बहुत ज़्यादा इनको आज़ादी दी गई है। लेकिन अगर आप डीपली पढ़ें तो इतना बहुत फ़र्क नहीं है जो यूरोप की औरत के साथ हो रहा है या जो एशिया की औरत के साथ हो रहा है। उसकी मिसाल ऐसे ले लें, जो उनके पास फाइनेंशियल प्रेशर है कि आपकी जो इंश्योरेंस है, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है, सोशल है, पेंशन है, वो आपकी हस्बैंड से कवर नहीं हो सकती, उसकी जॉब से कवर नहीं होगी, वो आपने खुद नौकरी करेंगे तो कवर होगी। अगर आपको छुट्टियां मिल रही हैं, जिस तरह आपको बच्चे की पैदाइश है तो आपको 3 साल की छुट्टी है, तो ये इनडायरेक्टली आप ही के पैसे हैं, क्योंकि आप 3 साल काम नहीं कर रहे। आपकी पेंशन के पैसे भी कम हो जाएंगे। अगर मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मेरी पेंशन 2000 यूरो है, तो आपकी जो रिटायरमेंट के पास पैसे हैं वो 1000 यूरो होंगे, क्योंकि आप बीच में आपने छुट्टियां की हैं, ये 3-4 साल आपने काम नहीं किया। और अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं तो 6 से 10 साल के लिए वो नौकरी से बाहर हो गई है। कैरियर का भी फ़र्क है उसका। फिर उसके बाद अगर आप अलग हो जाते हैं तो लाइबिलिटी औरतों के ऊपर ज़्यादा है, यानी यूरोप के अंदर भी ज़्यादा है। बच्चे जो है अगर औरत के पास चले गए हैं तो आपको लगता होगा शायद बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं। डाइवोर्स के बाद भी जो हस्बैंड के ऊपर, पार्टनर के ऊपर
कमिटमेंट है वो बहुत थोड़े से पैसों की है, यानी 5 से 7% है आपकी टोटल सैलरी का जो अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, तो ये ना होने के बराबर है। ओवरऑल जिसने सिस्टम बनाया है वो ऐसा बनाया है कि ऐसा लगता है कि कोई मर्द है जो रूल्स बना रहा है और औरतों को एक परसेप्शन दे रहा है कि ये आपके लिए रूल्स हैं, यानी उसमें एंड में ऐसी लगता है कि सारा फ़ायदा मर्दों के लिए ही देखा गया है, उसके अंदर औरतों के लिए लॉन्ग रन में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, बच्चों को पाल सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट आपकी सोसाइटी बहुत ख्याल रखती है कि बच्चों की एजुकेशन फ्री है, उसका मेडिकल फ्री है, उसकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फ्री है। तो ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसमें हमारा एक देसी सिस्टम स्टे करता है, जिसकी वजह से कोलैप्स करता है। अगर ये चीज़ें निकाल दें तो मेरा ख्याल है कि देसी सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट आ जाएंगी। एक शायद नेगेटिव पार्ट है वो है टॉक्सिक रिलेशन का, कि हमारा इन्फ्लुएंस बहुत है टॉक्सिक रिलेशन का देसी फैमिलीज़ में के अंदर। अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि आपके ख्याल में दोनों के कंपैरिजन में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और टॉपिक रिकमेंड कीजिएगा आपके लिहाज से क्या टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग है। बहुत शुक्रिया।